एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह मार्च 28 का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का। ड्विडलिंग अलाइज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है चाइना के जियोपॉलिटिकल गेम पे, कैसे चाइना अपने पैसे और ताकत को यूज़ करते हुए ताइवान के दोस्तों की गिनती ख़त्म करता जा रहा है। ताइवान के दोस्तों को चाइना का अलाई बनाता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। अपना क्विज देख लो आज का। आर्टिकल को पढ़ो, ट्रांसलेट करो और साथ साथ में ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन हर चीज़ को लेकर के चलो। ग्रामर वोकैब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन के भी। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में मिलेंगे आपको क्विज के। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी ड्विंडलिंग अलाइज। देखिए, अलाई का मतलब आपका दोस्त, आपका पार्टनर, ऐसा आदमी जो आपसे अलाइंड हो, आप ही के जैसा हो और आपके साथ चलता हो। और ड्विंडल करने का मतलब होता है किसी चीज़ का अमाउंट में, नंबर में, इंटेंसिटी में कम होना। ड्विंडलिंग वो चीज़ होगी जो छोटी होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। कह रहा है ऐसे ही किसी कंट्री के अलाइज जो है ना, वो ड्विंडल कर रहे हैं। किसी कंट्री के जो पार्टनर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ताइवान आइसोलेशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ताइवान के आइसोलेशन की अलग थलग हो जाने को वर्ल्ड स्टेज पे, इंटरनेशनल मंच पे। समझ में आ रही होगी बात। चाइना अपना पैसा यूज कर रहा है, अपनी ताकत यूज कर रहा है, और गिनती के जो 15 देश दुनिया में ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ कंट्री, उनको भी चाइना एक एक करके तोड़ता जा रहा है। रिसेंटली उन्होंने हॉन्डुरस नाम के कंट्री को भी तोड़ दिया। अब ये हॉन्डुरस जो है ताइवान को एक देश नहीं मानता। तो ताइवान के अलाइज जो है ना, ड्विंडल होते जा रहे हैं, संख्या में कम होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे। ड्विंडल करना, किसी चीज़ का कम होते जाना। कह रहे जी ताइवान इज फेसिंग प्रेशर एज चाइनाज रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स डिटेरियोरेट। कह रहे ताइवान फेस कर रहा है प्रेशर को, ताइवान झेल रहा है बहुत सारे दबाव को। और कैसे झेल रहा है भाई? जैसे जैसे चाइना के जो रिलेशन हैं, एज का मतलब है जैसे जैसे, जैसे जैसे चाइना के जो रिश्ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ, वो डिटीरियोरेट होते हैं, वर्सन होते हैं, पहले से खराब होते हैं। तो यूएस और चाइना के बीच में फंस गया ताइवान। जितने खराब इन दोनों के रिश्ते हैं, चाइना और यूएस के, उतने ही ताइवान को जो है थ्रेट और प्रेशर को फेस करना पड़ता है चाइना से। आगे बात समझ में, गेहूं के साथ में घुन पिस रहा है। ताइवान आपका सब्जेक्ट है, इज फेसिंग इसकी वर्ब है, रिलेशंस आपका सब्जेक्ट है, चाइनाज रिलेशन, डिटीरियोरेट इसकी वर्ब है। डिटीरियोरेट आपको यहाँ पे बता रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के कि जैसे जैसे ये काम होता है, जैसे जैसे आप डिटीरियोरेट करते हो। डिटीरियोरेट करना, किसी चीज़ का बद से बदतर होना, एक्सेसरबेट करना, वर्सन करना। बहुत बार ये वर्ड देख चुके हो ना, कॉमन सा वर्ड है। चलिए अब ये वर्ड्स की बात है तो सारी वोकैब आपको दिखा देते हैं इस आर्टिकल की। 5-6 वर्ड्स हैं, शुरू में देख लोगे तो पढ़ते हुए आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसी के साथ में एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे सेशन को, अगर ये क्लासेस आपको वैल्यूएबल लगती हैं तो। नवरात्रि के मौके पे टेक्स्ट बुक पास पे एक इम्पॉसिबल सी सेल लगी हुई है। 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको मिल रहा है 2 साल की वैलिडिटी के साथ पे 251 के अट्रैक्टिव प्राइस पे। तो जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने प्रीवियस सेल्स को मिस कर दिया है और मॉक टेस्ट पास चाहते हैं, आप फ़ायदा ले सकते हैं इस सेल का। 1 ईयर पास के अंदर आपको क्या मिलता है? सारे एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट्स के, रेलवेज़ के, डिफेंस के, इनका एक सिंगल पास मिलता है। 70,000 मॉक टेस्ट होते हैं, तकरीबन 650 एग्जाम्स के। अलग अलग आपको मॉक टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, एक ही पास में सभी की तैयारी कर सकते हैं। और नए पैटर्न के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे सभी एग्जाम्स के, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। आज की ये सेल है, 2 साल का पास मिल रहा है आपको 1 साल के प्राइस में। 265 आपको इसका प्राइस दिखाएगा, लेकिन ये प्राइस भी फाइनल नहीं है। अगर आप कोड लगाते हैं YD10, जैसे इस कोड को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, 2 साल का पास आपको मिल जाएगा कितने में? 251 रुपीज़ में। कोड लगाना ना भूलें YD10 को, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। अगर पास चाहिए था देन दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ पास। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी। लैंडमार्क से शुरू करना और ड्विंडल तक जाएंगे। बर्जन से है ना, 6 वर्ड्स है अपने पास। चलिए, बर्जन क्या होता है? बर्जन एक वर्ब है, हिंदी में मीनिंग होता है इसका फलना फूलना, टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इंग्लिश में, और हिंदी में फलना फूलना। बर्जन को ब्लॉसम, मशरूम, थ्राइव, फ्लरिश, स्प्रिंग अप, इन सभी वर्ड से भी बताया जा सकता है फलने फूलने को।
आज आप थ्राइव नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, फलने फूलने के लिए यूज होगा। द जीडीपी ऑफ द नेशन इज बर्जनिंग, ब्लॉसमिंग या थ्राइविंग एट अ क्विक पेस फॉर लास्ट 2 डेकेड्स। देश की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो फल फूल रहा है बहुत तेज रफ्तार के साथ पिछले 20 सालों से, 2 डेकेड से। तो ये वर्ड आर्टिकल में इस तरीके से आएगा। आज थ्राइव आया है ना, आज से 10 दिन बाद कहीं वर्जन आ रहा होगा। सिनोनिम्स ही हैं, एक दूसरे के दिमाग में साथ ही इनको रखना है। चलिए अगला वर्ड है लैंडमार्क। देखिए लैंड और मार्क को अगर तोड़ देंगे ना तो वर्ड दिमाग में बैठ जाएगा। लैंड मतलब भूमि, जमीन, मार्क मतलब निशान। आप जैसे ही कहीं पे सफ़र के लिए निकलते हैं तो आपको लैंडमार्क्स मिलते हैं, माइलस्टोन्स मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं ना भाई। आप फॉर एग्जांपल जयपुर से निकले हो दिल्ली के लिए, तो रास्ते में आपको हर जगह माइलस्टोन्स मिलेंगे कि अब ये आ गया, अब अलवर आ गया, अब दिल्ली इतना दूर है। तो वो जो माइलस्टोन्स होते हैं वो किसी भी जर्नी में आपको मिलेंगे, जरूरी नहीं है वो जर्नी फिजिकल हो। किसी भी चीज़ का यूनिक और हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट है वो उसका लैंडमार्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक बहुत ही यूनिक और हिस्टोरिकल फैसले को, वर्डिक्ट को, इस पूरे मामले पे। आगे बात समझ में। ऐसी घटनाएं जिनको आप उनके नाम से और उनके वक्त से याद रखें, अच्छा 86 में ये हुआ था, 84 में ये हुआ था, 72 में ये हुआ था, 76 में ये हुआ था, वो सभी घटनाएं अंग्रेजी में लैंडमार्क इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी कुछ लैंडमार्क आपने लगा दिए ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। माइलस्टोन, वाटरशेड, टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट सभी इसके सिनोनिम है, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश, डिज़ायर, हंट या चेज। और परस्यूट वर्ड बना है परस्यू नाम की वर्ब से। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे भागना, ख्वाहिश रखना, किसी चीज़ का डिज़ायर करना। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड्स विद द डेथ। हैप्पीनेस जो है उसका परस्यूट, उसका डिज़ायर डेथ के साथ यानी मौत के साथ ख़त्म होता है ना। कोई ना कोई परेशानी इंसान को रहती है जब तक वो जिंदा होगा। क्वेस्ट और एस्पिरेशन परस्यूट के सिनोनिम्स हैं। आज परस्यूट की वर्ब फॉर्म परस्यू को देखेंगे। चलिए परस्यू समझते हैं ना, रूटीन लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं आप। आई एम परस्यूइंग अ सिलेक्शन इन फला फला एग्जाम। मैं फला फला एग्जाम में एक सिलेक्शन को परस्यू कर रहा हूँ, डिज़ायर या चेज कर रहा हूँ। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, थर्ड लास्ट, कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है प्रेशर, फोर्स, किसी पे दबाव। इसको कंपल्शन या इंटिमिडेशन भी बोलते हैं। इंटिमिडेशन का मतलब होता है थ्रेटनिंग वे में दबाव, डराने वाला दबाव, है ना। पुलिस शुड नॉट यूज कोअर्शन वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज्ड इन सिविल क्राइम्स। पुलिस को दबाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब वो पूछताछ कर रही हो ऐसे लोगों से जो सिविल क्राइम्स में अक्यूज्ड हैं। सिविल क्राइम्स वो हैं जिनमें थ्रेट या वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है, किसी को मारा नहीं है, किसी का रेप नहीं किया है ना, हल्का फुल्का किसी से आपका डिस्प्यूट है तो वो सिविल क्राइम कहलाएगा। तो ऐसे मामलों में कोअर्शन यूज नहीं करना चाहिए। इंटिमिडेशन कोअर्शन का सिनोनिम है, आर्टिकल में आज आप देखेंगे। चलिए कम्युनिके नया वर्ड है आपके लिए। जब भी कोई मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद में जितनी भी पार्टियां मीटिंग में आई थी, अगर वो मीडिया के सामने आकर के एक रिपोर्ट या अनाउंसमेंट करें, डिक्लेरेशन करें, जॉइंट स्टेटमेंट दें, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिके। एक नया वर्ड है आपके लिए और ये क्या है, एक फॉरेन वर्ड है ना, वन वर्ड की तरह इसको आपको समझना है। ऐसा कम्युनिकेशन जो कि एक मीटिंग के बाद में सभी इन्वॉल्व पार्टीज मीडिया के सामने करती हैं। द कम्युनिके बाय द G20 मेंबर्स फोकस्ड ओनली ऑन रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। जो कम्युनिके आया, जो जॉइंट स्टेटमेंट आई G20 के मेंबर्स के द्वारा, ये फोकस कर रही थी महज रशिया के एग्रेशन पे, यूक्रेन के खिलाफ, अगेंस्ट यूक्रेन। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है ड्विंडल, ये मैंने आपको बता दिया था। कम होते जाना धीमे धीमे, चाहे मात्रा में, चाहे संख्या में, चाहे इंटेंसिटी में। विद द राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर द चार्म ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैज स्टार्टेड टू ड्विंडल। प्राइवेट सेक्टर के राइज के साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स का चार्म जो है धीरे धीरे कम होने लगा है, ड्विंडल होने लगा है। होने लगा है कि नहीं लगा? होना भी चाहिए, है ना। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। गवर्नमेंट सेक्टर में जो आप साल भर में कमाओगे, प्राइवेट सेक्टर में 3 महीने में आपको वो सैलरी मिल जाती है। चलिए अब एक समरी आपको देंगे, किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है आपको पता लगे। समरी ये है कि मैंने आपको जैसा बताया, चाइना जो है ताइवान को जो गिनती भर की 12-15 कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं उनको तोड़ने पे लगा है। और ऐसे ही इसने हाल ही में कंट्री को तोड़ा है, हॉन्डुरस। और इस मामले में ताइवान ने क्या बोला? ताइवान ने बोला कि चाइना जो है हमसे डॉलर गेम खेल रहा है। डॉलर गेम, हमारे दोस्तों के पास जाता है और उनको डॉलर फेंक के बोलता है कि आप ताइवान से रिश्ता तोड़ लो। और धीरे धीरे ताइवान को
आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है चाइना इंटरनेशनल स्टेज पे। साथ ही साथ चाइना अपनी मिलिट्री की धौंस भी दिखाता है ताइवान को, बार बार इसके आसपास युद्धाभ्यास भी करता है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इट इज ए अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ताइवान। ताइवान फंसा हुआ है चाइना और यूएस के बीच की लड़ाई के अंदर। आज की टोन है कंसर्न, है ना, कंसर्न दिखा रहा है, चिंता दिखा रहा है अपनी ताइवान के लिए। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, बाय फॉर्मली एस्टैब्लिशिंग diplomatic relations with China on March 26, 2023, Honduras has joined a growing list of countries that have recently switched recognition from Taipei to Beijing. कह रहा है जी, फॉर्मली इस्टेब्लिश करके, औपचारिक तौर पे बना करके, और किसको? कूटनीतिक रिश्तों को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। और किसके साथ भाई? चीन जैसे देश के साथ। और कब? 26 मार्च 2023 को, आज से 2 दिन पहले। कह रहा है जी, इस काम को 2 दिन पहले करके, बाय डूइंग दिस, हुआ क्या? कह रहा है ये जो हॉन्डुरस नाम का देश है ना, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो, कह रहा है इसने ज्वाइन कर लिया है एक बढ़ती हुई लिस्ट को, एक ग्रो करती हुई फेरिस्त को। और ये फेरिस्त है उन देशों की, उन कंट्रीज की जिन्होंने रिसेंटली स्विच रिकॉग्निशन किया है, जिन्होंने रिसेंटली अपना पाला बदला है। और कहाँ? ताइपेई से बेजिंग की तरफ, ताइवान से चाइना की तरफ। आगे बात समझ में? तो चाइना के पास एक लिस्ट है जिसमें वो ताइवान के दोस्तों को अपना दोस्त बनाता है और उनसे वादा दिलवाता है कि ताइवान से फिर से बातचीत नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करेंगे। अब उस लिस्ट में एक कंट्री और जुड़ गई है 26 मार्च को, जब चाइना ने हॉन्डुरस को भी तोड़ दिया और इससे कसम दिलवा दी कि अब ये ताइवान का सपोर्टर नहीं होगा। हॉन्डुरस आपका सब्जेक्ट है, हैज़ जॉइंड इसकी वर्ब है, दैट आया कंट्रीज के लिए, वर्ब है प्लूरल। जैसा एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन की वैसे ही वर्ब, हु विच दैट हुम, है ना, हु विच दैट हुम वट भी होता है, तो इनके एंटीसीडेंट के हिसाब से ही आपको इनको वर्ब देनी होती है। अच्छा, दैट की वर्ब है हैव स्विच रिकॉग्निशन, है ना। स्विच रिकॉग्निशन या स्विच अलीजियंस, स्विच रिकॉग्निशन या स्विच अलीजियंस दोनों का मतलब होता है अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करना, अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह पे लगाना। अब ये हॉन्डुरस भी जो है ना, इसने रिकॉग्निशन को ताइपेई से बेजिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया है। चलिए आगे बढ़े। ताइपेई जो है ताइवान के दूसरा नाम है, ऐसा समझ लो। कह रहे जी, ताइवान नाउ हैज ओनली 12 कंट्रीज बिसाइड्स द वेटिकन विद विच इट हैज डिप्लोमेटिक टाइज, इंक्लूडिंग 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस, एस्वेटिनी इन साउदर्न अफ्रीका, पैराग्वे एंड 6 सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन नेशंस। कह रहे अब ताइवान के पास सिर्फ 12 ही देश बचे हैं जो ताइवान को अपना दोस्त मानते हैं और ताइवान को एक कंट्री मानते हैं। कह रहा है और किसको छोड़ के, किसके साथ साथ? बिसाइड्स द वेटिकन, वेटिकन के साथ साथ। तो वेटिकन को जोड़ लोगे तो 13 हो जाएंगे, है ना। वेटिकन एक कंट्री तो है नहीं, कंट्री की तरह इसको ट्रीट करते हैं, वैसे ही पार्ट है इटली का, रोम का। तो कह रहा है जी, अगर वेटिकन को कंट्री मान लें तो ताइवान के पास अब 13 देश ही बचे हैं दुनिया में अपने दोस्त कहलाने वाले। कह रहा है जी, जिनके साथ इसके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जिनके साथ ताइवान के कूटनीतिक रिश्ते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? इसमें शामिल है जी 4 पैसिफिक आइलैंड की नेशंस, 4 जो है प्रशांत महासागर में बसे हुए छोटे टापुओं वाले देश। एक एस्वाटिनी नाम का देश है सदर्न अफ्रीका में, फिर एक पैराग्वे है, और 6 सेंट्रल अमेरिकन और कैरिबियन नेशंस हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे 12-13 देश जो हैं अब बचे हैं ताइवान के पास। ताइवान की वर्ब है हैज़, इट आया ताइवान के लिए, इसकी वर्ब है हैज़। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ। बिसाइड्स को आप अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, एज वेल एज, है ना, इन सभी जो है प्रेपोजिशन से भी बता सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ इसमें? और ये हुआ जी, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर क्विन गैंग हु साइंड द कम्युनिके विद द हॉन्डुरन काउंटरपार्ट एडुआर्डो रेना said it showed Honduras made a choice to stand on the right side of the history। कह रहा जी, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं क्विन गैंग, अभी ये नए आए हैं, पुराने वाले कौन थे? वो वैंग यी थे ना। कह रहे जी, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, वैंग यी के जो सक्सेसर हैं जिनका नाम है क्विन गैंग, इन्होंने साइन किया एक जॉइंट रिपोर्ट को, जॉइंट स्टेटमेंट को, कम्युनिके को, और किसके साथ? अपने हॉन्डुरन काउंटरपार्ट से। काउंटरपार्ट मतलब समकक्ष, हॉन्डुरन मतलब हॉन्डुरन से। तो हॉन्डुरन नाम के जो कंट्री है, हॉन्डुरस के काउंटरपार्ट यानी कि इनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जिनका नाम है एडुआर्डो रेना। कह रहा है इन्होंने ये कहा, इस बंदे ने, क्विन गैंग ने ये कहा
कि ये चीज़ जो है ना, ये दिखाती है, शो करती है कि हॉन्डुरस नाम का जो देश है उसने एक सही विकल्प को चुना है, और वो विकल्प है खड़ा होने का सही साइड में, सही तरफ में हिस्ट्री के। आगे बात समझ में? तो चाइना यही कह रहा है कि हॉन्डुरस ने बहुत अच्छा काम किया, ये हिस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, और हिस्ट्री यही कहती है कि ताइवान जैसा कोई देश नहीं है, जो भी है वो चाइना है। तो चाइनीज मिनिस्टर की वर्ब होगी सेड, मिनिस्टर ने ऐसा कहा। हु की वर्ब है साइंड, हु आया इसी मिनिस्टर के लिए। कम्युनिके आप देख चुके हैं, जॉइंट स्टेटमेंट के लिए। इट आया इस पूरे काम के लिए, ये जो पूरा एक्ट हुआ है ना ऊपर हॉन्डुरस का, ताइवान से चाइना को, समझ गए ना, अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करना, तो ये जो पूरा काम है ना इसके लिए लगाया गया इट की वर्ब है शॉर्ट, हॉन्डुरस की वर्ब है मेड। हॉन्डुरस कंट्री का नाम है ना, कंफ्यूज मत होना, ये हॉन्डुरस मतलब अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। कह रहा है ताइवान हैज अक्यूज हॉन्डुरस ऑफ सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस as a precondition to continue relations, and President Tsai Ing-wen said after the switch that Taiwan will not engage in a meaningless contest of dollar diplomacy with China। अब देखो इसके ऊपर ताइवान का पूरे मामले पे क्या कमेंट है। कह रहे ताइवान जो है ना, इसने अक्यूज़ कर चुका है, ये हॉन्डुरस को आरोप लगा चुका है अपने पुराने दोस्त पे, और किस चीज़ का, सीख करने का, मांगने का, फाइनेंशियल असिस्टेंस को, पैसे की मदद को। और कैसे मांगने का, एक प्री कंडीशन के तौर पे, एक पहले से आने वाली एक नेसेसिटी के तौर पे, जो है कंटिन्यू करने की रिलेशंस को। तो ताइवान बोलता है कि हॉन्डुरस जो है ना, ये पैसे के लिए मेरा दोस्त बना हुआ था, ये हमेशा मुझसे पैसे ही मांगता रहता है, और कहता है कि तुमसे रिलेशन तभी बना के रखूंगा जब तक तुम मुझे पैसा देते रहोगे। तो ये एक्विजिशन ताइवान जो है ऑलरेडी इस कंट्री पे लगा चुका है। और कह रहा है हुआ क्या, कह रहा है जी ताइवानीज जो प्रेसिडेंट है मैडम साई सिंगवेन, इन्होंने ये कहा इस स्विच के बाद में, इस हॉन्डुरस के पलट जाने के बाद में, दैट वो ये ताइवान इंगेज नहीं होगा, ताइवान इस काम में नहीं लगेगा। और किस काम में, एक मीनिंगलेस कॉन्टेस्ट में, एक ऐसे कॉन्टेस्ट में, प्रतियोगिता में जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और ये कॉन्टेस्ट किसका है भाई, डॉलर डिप्लोमेसी का, डॉलर को लेकर के कूटनीति का। और किसके साथ ये कॉन्टेस्ट है, चाइना के साथ। आगे बात समझ में? ताइवान कह रहा है हमें तो पहले ही पता था, ये हमारा फ्रेंड तो वैसे ही फ्रेंड है, पैसे का फ्रेंड है ये हमसे हमेशा यही कहता है कि पैसे दो तो मैं चाइना की तरफ नहीं जाऊंगा। अब ये चला भी गया है ना, तो हम यही बोलेंगे कि ताइवान डॉलर डिप्लोमेसी कर रहा है, पैसे के दम पे कूटनीति खेल रहा है। और इस मीनिंगलेस कॉन्टेस्ट में, जिसमें पैसे की गंगा हमें बहानी पड़े, ऐसे कॉन्टेस्ट में तो हम बिल्कुल भी शामिल नहीं है चाइना के साथ। चाइना जितना मर्जी पैसा लगा ले, जो उसको करना है करता रहे। आगे बात समझ में? चलो कहानी की तरह समझो, ये पूरा एक स्टोरी है, आप समझ रहे हो ना। प्रेस के अंदर, मीडिया के अंदर बातचीत कर रहे हैं ताइवान और चाइना एक दूसरे से, ये एक दूसरे को एड्रेस करके, वो बातचीत इस आर्टिकल में लिखी हुई है। ताइवान की वर्ब है हैज़ अक्यूज्ड, जिस भी इंसान को जिस भी काम के लिए अक्यूज़ करेंगे, अक्यूज़ के बाद में ऑफ लगाएंगे। कल ये सारी प्रपोजिशन आपको करवाई थी, बोल के बता देता हूँ। अक्यूज ऑफ, चार्ज विद, ब्लेम फॉर, कॉन्विक्ट ऑफ, एक्विट ऑफ, एक्सोनरेट ऑफ एंड एक्सोनरेट फ्रॉम। याद है ना, फिर से लिख नहीं रहा हूँ मैं, कल की क्लास में चला लेना। ये प्रपोजिशन दिमाग में सबके होनी चाहिए। प्री कंडीशन मतलब पहले ही होने वाली कंडीशन, अगर ये होगा तभी दूसरा काम होगा। इसको प्री रिक्विजिट भी बोलते हैं, नेसेसरी रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट साई सिंगवेन, ये है चाइनीज प्रेसिडेंट मैडम, इनकी वर्ब है सेड, ताइवान की वर्ब है विल नॉट एंगेज। कह रहे जी शी ऑल्सो अक्यूज्ड चाइना ऑफ persistently using any and all means to suppress Taiwan's international participation। कह रहे जी इस बंदी ने, इन मैडम ने, प्रेसिडेंट ने, ताइवान की, इस शी ने साथ ही साथ अक्यूज किया, आरोप लगाया चाइना पे। और किस चीज़ का? पहली चीज़ तो ये है परसिस्टेंटली, लगातार यूज़ करने का, इस्तेमाल में लेने का, किसी भी या हर एक रास्ते को, मीन्स को, टूल को। और किस चीज़ का टूल? सप्रेस करने का, दबाव डालने का ताइवान के इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन पे, ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय योगदान पे। तो उन्होंने बोला कि ताइवान को कहीं भी चाइना इंटरनेशनल मंच पे, इंटरनेशनल फोरम में किसी भी पार्टिसिपेट नहीं करने देता। तो ये अपना जो है प्रेशर यूज़ कर रहा है, और हर तरीका यूज़ कर रहा है जो ये कर सकता है। दूसरा क्या अक्यूज़ किया इन्होंने? दूसरा किया जी इंटेंसीफाई इट्स मिलिट्री इंटिमिडेशन। ये इंटेंसीफाई कर रहा है अपनी मिलिट्री की इंटिमिडेशन को। इंटिमिडेशन आप समझते हैं, थ्रेट है ना, कोर्शन, दबाव, मिलिट्री का दबाव। एंड डिसरप्ट रीजनल पीस, और डिसरप्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है इस रीजन में पीस को, यानी कि शांति को। तो ये तीनों आरोप भी ताइवानीज जो है प्रेसिडेंट ने चाइना पे लगाए हैं। सिंपल सेंटेंस है। अगेन शी की वर्ब है अक्यूज, शी आया मैडम के लिए, अक्यूज के बाद में ऑफ लगा के आप बताते हैं किस चीज़ के लिए आप किसी को अक्यूज कर रहे हैं। परसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार,
रुके ही नहीं कोई चीज़, बस होती रहे, लगातार होती रहे, तो परसिस्टेंटली वो हो रही है। तो चाइना भी परसिस्टेंटली अपने किसी भी हथकंडे को यूज़ करके ये काम करने की कोशिश कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, यहीं पे देख लो। ये जो मीन्स वर्ड है ना, मीन्स बड़ा खतरनाक वर्ड है ये। कैसे? ये जो मीन्स वर्ड है अपने आगे अ भी ले लेता है। अ मीन्स, ऑल मीन्स भी ले लेता है, एनी मीन्स भी ले लेता है। मीन्स का मतलब होता है हथकंडा, उपाय, किसी काम को करने का कोई तरीका, है ना। और ये सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं इंग्लिश में जिनके पीछे एस आ रहा है, लेकिन वो ट्रीट किए जाते हैं सिंगुलर वर्ड्स की तरह। जैसे ये बीमारियां, एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़, पीछे एस आ रहा है, आपको लगेगा देख करके कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। डायबिटीज़ तो एक ही बीमारी है ना, शुगर की। डायबिटीज़ कोई बहुत सारी बीमारियां थोड़े ना। तो पीछे का एस देख करके इन वर्ड्स को गच्चा मत खा जाना, ये सभी सिंगुलर वर्ड्स हैं। वैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, थर्मोडायनेमिक्स, अगर इनकी पढ़ाई कर रहे हो तो मैथमेटिक्स एक सिंगुलर वर्ड होगा आपके लिए, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये दो गेम्स हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों सिंगुलर गेम्स हैं। बिलियर्ड्स वो जिसमें आप वो खेलते हो ना, पूल, एक टेबल के ऊपर बहुत सारी बॉल्स रख करके फिर एक छड़ी से उनको मार मार के डालते हो उनको होल्स में, तो वो बिलियर्ड्स होता है। और ड्रॉट्स एक गेम्स होता है चेकर्स जैसा, यानी कि चेस जैसा। तो ये सिंगुलर गेम्स हैं। शैम्बल्स और मीन्स के आगे आप अ लगाएंगे, मीन्स के आगे ऑल या एनी भी आ जाता है। और लास्ट में 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, स्पीसीज, वेयर अबाउट्स और सीरीज। अगर एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, तो भी स्पीसीज, एक से ज़्यादा प्रजाति हैं तो भी स्पीसीज। तो स्पीसीज सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। चलो अब सेंटेंस को बना करके देखते हैं, तभी दिमाग में बैठेंगे ये सारे वर्ड्स। द ह्यूमन स्पीसीज हैज या हैव द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निजेंस एंड एप्टीट्यूड। आदमी की प्रजाति के पास सबसे ज़्यादा लेवल है अवेयरनेस और बौद्धिक क्षमता का, एप्टीट्यूड का। ह्यूमन स्पीसीज का मतलब क्या है यहाँ पे? सिंगुलर स्पीसीज की बात हो रही है, मतलब एक आदमी की प्रजाति की बात हो रही है ना, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे हैज को, ठीक है, हैज को। लेकिन अगला देखो, मैनी एनिमल स्पीसीज हैज या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। बहुत सारी जानवरों की प्रजातियों के पास एबिलिटी है, क्षमता है सोचने और समझने की। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्पीसीज सिंगुलर है क्या? मैनी आ चुका है भैया, बहुत सारी प्रजातियों की बात हो रही है, हैज नहीं, अब लगेगा यहाँ पे हैव। बस यही तो कंफ्यूजन है इंग्लिश में लोगों की। सर एक जगह तो मैंने स्पीसीज के बाद हैज देखा, एक जगह मैंने हैव देखा, तो रीजन क्या है? रीजन यही है, स्पीसीज सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। सेंटेंस को देखो, जैसा सेंटेंस वैसा ही इसका वर्ब। गवर्नमेंट्स यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ मीन या मीन्स टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी। सरकारें यूज करती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एक हथकंडे के तौर पे, एक उपाय के तौर पे, जो है स्टेबिलिटी को लाने का। अ मीन्स आप यूज करेंगे यहाँ पे, हथकंडे या उपाय के लिए मीन वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। मीन्स एज अ मीन्स। अब कोई पूछे सर मीन्स से पहले अ कैसे आ गया, पीछे तो एस लगा हुआ है। भैया ये सिंगुलर ही वर्ड है, ये वर्ड ही सिंगुलर है, अगर इसके आगे आप अ लगाओगे तो ये एक सिंगल हथकंडा बन जाएगा, है ना। और आगे बढ़ो, टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी व्हेन देयर कंट्रीज या इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल या शैम्बल्स। स्टेबिलिटी तब लाती हैं जब उनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही खराब अवस्था में होती हैं, अफरा तफरी की, अराजकता के माहौल में होती हैं। जब भी कोई चीज़ इन अ शैम्बल्स होगी तो वो अराजकता के माहौल में होगी। याद रखना, अ शैम्बल्स लिखा हुआ है, शैम्बल के पीछे एस लगा है, लेकिन आगे अ लगा हुआ है। तो ये दोनों वर्ड्स ऐसे ही हैं, मीन्स और शैम्बल्स अपने आगे अ को लेते हैं। चलिए लास्ट देखो, हर डायबिटीज हैज या हैव एंटर्ड अ डेंजरस फेज। उसकी डायबिटीज जो है एक बहुत ही मुश्किल डेंजरस फेज में आ चुकी है। समझ गए ना, डायबिटीज जो है खराब अवस्था में आ चुकी है। डायबिटीज एक सिंगुलर बीमारी है, पीछे कितना भी एस लगा हो इसके, इसको प्लूरल नहीं मानना है। आप लिखेंगे हर डायबिटीज हैज एंटर्ड अ डेंजरस फेज। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो एक, और कमेंट से बताना सर समझ में आ गया। जब आप लिखते हो ना समझ में आ गया, तो मुझे भी पता लगता है कि इसी अप्रोच से कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाया जाए, जिसमें लॉजिक को और चीज़ों को बिना रट्टा मारे याद कर सकें। बढ़े आगे, कैरी द स्विच बाय हॉन्डुरस एज वेल एज ताइवान्स कंसर्न्स अबाउट इट श्रिंकिंग इंटरनेशनल स्पेस पॉइंट टू द ग्रोइंग स्ट्रेस ऑन द करंट स्टेटस को अक्रॉस द ताइवान स्टेट। कह रहे जो स्विच मारा है हॉन्डुरस ने, जो समझ गए ना, दल बदला किया है इसने, दल बदली किया है। और कैसे? कह रहे साथ ही साथ ताइवान के जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, इसके कम होते हुए, श्रिंक होते हुए, सिकुड़ते हुए
इंटरनेशनल स्पेस को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय गुंजाइश को लेकर के। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो हैं, हॉन्डुरस का स्विच मारना और ताइवान का चिंतित होना, कह रहा है ये पॉइंट करती हैं इस चीज़ की तरफ। और किस चीज़ की तरफ भाई? टू लगा के बता रहा है, बढ़ते हुए उस तनाव की तरफ, स्ट्रेस की तरफ जो है यथास्थिति पे, करंट स्टेटस को पे। और ये यथास्थिति कहाँ है? ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस। ताइवान स्ट्रेट वो वाला जल डमरू मध्य है, वो वाली स्ट्रेट है जिसके एक तरफ चाइना है, एक तरफ ताइवान है। तो यहाँ पे स्टेटस को लगा हुआ। अभी स्टेटस को का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सिचुएशन वहाँ पे ये है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है। दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करते हैं, पीस तो नहीं है, लेकिन बिना किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के जी रहे हैं। समझ गए ना? मैं आपकी बात नहीं मानता, आप मेरी बात नहीं मानते, हम दोनों लड़ाई भी नहीं कर रहे और हमारा प्यार भी नहीं है, दुश्मनी भी है लेकिन बातों की है। तो ये स्टेटस को सा मेंटेन हो रखा है, यथास्थिति मेंटेन हो रखी है और इसमें अब स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। ये स्टेटस को कभी भी चेंज हो सकता है, चाइना कभी भी ताइवान पे हमला बोल सकता है। बात समझ गए ना? सारा ध्यान स्टेटस को नाम के वर्ड पे देना है। स्विच और कंसर्न्स दोनों की वर्ब है। पॉइंट टू ताइवान का श्रिंकिंग इंटरनेशनल स्पेस मतलब ताइवान के कम होते हुए अंतर्राष्ट्रीय दोस्त। श्रिंक करना, किसी चीज का सिकुड़ना, छोटा होना। ताइवान स्ट्रेट आप जानते हैं एक वाटर बॉडी है और वाटर बॉडीज के आगे आप द लगाते हैं लेक्स को छोड़ करके। नदी हो, नाला हो, समंदर हो, सागर हो, है ना, स्ट्रेट हो, कैनाल हो, सभी के आगे द लगेगा। द पनामा कैनाल, द गंगा रिवर। लेकिन लेक्स के आगे आप द नहीं लगाते हैं, चाहे लेक बेकाल हो चाहे सांबर लेक हो, इनके आगे द नहीं आता। आज ये कॉन्सेप्ट करवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ मैं कौन सी वाटर बॉडी के आगे द लगाना है, कौन सी के आगे द नहीं लगाना, सबको अच्छे से आना चाहिए। आगे कह रहे हैं द स्टेटस को हैज जनरली सर्व्ड बोथ साइड्स अक्रॉस द स्ट्रेट वेल, प्रिजर्विंग पीस अगेंस्ट टॉल ऑड्स। कह रहा है ये जो स्टेटस को है, यथास्थिति है, जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे की दुश्मन भी हैं लेकिन एक दूसरे से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं होती हैं। कह रहा है ये यथास्थिति है ना, इसने जनरली सर्व किया है दोनों साइड्स को, ये काम आई है दोनों के ही। और किस किस के? अक्रॉस द स्ट्रेट, स्ट्रेट के पार, यानी कि इधर चाइना के उधर ताइवान के। और कैसे सर्व किया है? बहुत अच्छे से किया है, वेरी वेल। और ये कैसे हुआ सारा काम? ये हुआ है जी सर्व करने का काम, प्रिजर्व करते हुए पीस को, शांति को, अमन चैन को, सारे अगेंस्ट टॉल ऑड्स के। देखिए टॉल ऑड्स का मतलब है बड़े बड़े चैलेंजेस। टॉल मतलब बड़ा, ऑड मतलब चैलेंजेस। तो जितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस दोनों कंट्रीज देख रही हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने पीस बना के रखी है इस स्टेटस को के जरिए। स्टेटस को की वर्ब है हैज सर्व्ड। टॉल ऑड्स आप देख चुके हैं, वेरी जो है टॉल चैलेंजेस है ना, बिग चैलेंजेस। कह रहा इन ताइवान अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी विद अ हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी, द स्टेटस को रिमेन्स द पॉपुलर चॉइस फॉर मोस्ट पीपल अकॉर्डिंग टू द न्यूमरस पब्लिक ओपिनियन सर्वेस। कह रहे ताइवान में, वही ताइवान जो एक फलती फूलती हुई डेमोक्रेसी है, एक बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ, कह रहे वहाँ पे स्टेटस कौन है ना, ये बना हुआ है आज भी पॉपुलर चॉइस। लोग इसको बहुत पॉपुलर मानते हैं, सबको, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और किसके लिए? मोस्ट पीपल के लिए। और ये किसके हिसाब से बताई जा रही है बात? अकॉर्डिंग टू, हिसाब से, बहुत सारे होने वाले न्यूमरस पब्लिक ओपिनियन सर्वेज के। आई बात समझ में? ताइवान में किसी से भी पूछ लो, वो कहता है भाई ये स्टेटस को बहुत अच्छा है, हम अपने आप को आज़ाद बोलते हैं, चाइना हमें भले आज़ाद ना बोले, लेकिन चाइना हम पे हमला भी नहीं करता है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, चाइना अपने हिसाब से चल रहा है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है लेकिन फिर भी हम दोनों कंट्रीज पीस में रह रही हैं, तो ये स्टेटस को हमें तो बहुत अच्छा लगता है। स्टेटस को की वर्ब है रिमेन्स। थ्राइविंग, बर्जनिंग, प्रॉस्परिंग, फलती फूलती हुई चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है थ्राइव नाम का वर्ड। फ्लरिशिंग है ना, इसके सिनोनिम्स है। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, काउंटलेस या इनन्यूमरेबल। कह रहा है माइनॉरिटी सपोर्ट ताइवान डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस और यूनिफिकेशन विद चाइना। और कह रहा है अगर आप एक माइनॉरिटी की बात करें, एक बहुत ही छोटे हिस्से की बात करें, तो माइनॉरिटी जो है ना वो सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को? ताइवान के इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने को या फिर यूनिफाई हो जाने को चाइना के साथ। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं अजीब से जो ये बात कहते हैं कि ताइवान को चाइना से एकदम बगावत कर देनी चाहिए और बोल देना चाहिए हम आज से इंडिपेंडेंट है, बागी हो जाना चाहिए। और या फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि बगावत भी छोड़ो, स्टेटस को भी खत्म करो, चाइना के साथ ही मिल जाओ, है ना, वहीं की सरकार के नीचे काम करो। तो ये माइनॉरिटी का मानना है, कुछ 10-5% लोग जो है ताइवान में इस चीज़ को मानते हैं। माइनॉरिटी की वो है सपोर्ट, माइनॉरिटी, मेजोरिटी कलेक्टिव नाउंस हैं। कलेक्टिव नाउंस आप जानते हैं ना, टीम, पुलिस, हर्ड, ऑडियंस। तो ये सब नाउंस जब जो हैं इंडिविजुअली बिहेव करते हैं तो प्लूरल वर्ब लेते हैं, और एक टीम की तरह बिहेव करते हैं, कलेक्टिवली बिहेव करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
तो माइनॉरिटी यहाँ पे कुछ लोगों की इंडिविजुअल चॉइस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब दी गई है कलेक्टिव नाउन के हिसाब से। कह रहा है जी हाउएवर बोथ बीजिंग एंड ताइपेई हैव बीन अक्यूजिंग द अदर ऑफ चेंजिंग दिस स्टेटस को। कह रहा है हालांकि दोनों बीजिंग और ताइपेई जो हैं वो अक्यूज करते आ रहे हैं एक दूसरे को, और किस चीज़ का, चेंज करने का स्टेटस को। बीजिंग बोलता है कि, चाइना बोलता है कि ताइवान जो है स्टेटस को चेंज करना चाहता है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहता है। ताइवान बोलता है कि बीजिंग स्टेटस को चेंज करना चाहता है, ये हमें डरा धमका के अपने में मिलाना चाहता है। दोनों की वर्ब है हैव बीन अक्यूजिंग। कह रहा है इन ताइपीज व्यू Beijing has exerted growing diplomatic pressure to isolate Taiwan as well as has stepped up military muscle flexing। कह रहा है अगर ताइपेई की व्यू देखें, ताइवान का नज़रिया देखें, तो बेजिंग जो है ना उसने एक्सर्ट किया है, उसने लगाया है, अप्लाई किया है। एक्सर्ट का मतलब होता है प्रेशर अप्लाई करना, ये वर्ड प्रेशर के इंटिमिडेशन के साथ में देखेंगे। तो ताइवान का नज़रिया ये है कि बेजिंग ने अप्लाई किया है बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक प्रेशर को, कूटनीतिक दबाव को। और क्यों? ताकि अलग थलग कर दे, काट फेंके ताइवान को दुनिया से। और साथ ही साथ बेजिंग ने साथ ही साथ एज वेल एज स्टेप अप भी किया है, ऊपर लेके आई है अपनी मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग को, अपनी मिलिट्री के शक्ति प्रदर्शन को। मसल फ्लेक्सिंग समझते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स फ्लेक्स करते हैं अपनी मसल को, है ना, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी बॉडी को सबके सामने दिखाते हैं। फ्लेक्स करना समझते हैं ना, ऐसे टाइट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो बेजिंग अपनी मिलिट्री वाली मसल जो है वो फ्लेक्स करके दिखाता है, शक्ति प्रदर्शन करके दिखाता है ताइवान को, ऐसा ताइवान का मानना है। कह रहा है जी एज सीन इन एक्सरसाइजेस दैट सराउंड द आइलैंड लास्ट ईयर फॉलोइंग द विजिट ऑफ देन यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। कह रहा है ये मसल फ्लेक्सिंग जैसी देखी भी गई थी उन एक्सरसाइजेज में, उन मिलिट्री युद्धाभ्यासों में जो सराउंड कर रहे थे, घेरे हुए थे जो है ताइवान को पिछले ही साल। और ये सब हुआ था बाद में, फॉलोइंग एक दौरे के, एक विजिट के, उस वक्त की यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की। तो नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, फिर चाइना ने कई दिनों तक ताइवान को घेर के उसके चारों तरफ युद्धाभ्यास किया, ताइवान को दिखाने के लिए कि अब की बार आपको माफ नहीं करेंगे अगर कोई आपके पास ऐसे विजिट करने आया हाई रैंकिंग ऑफिशियल अमेरिका से। तो बेजिंग की वर्ब है हैज एक्सर्टेड, दूसरी वर्ब है बेजिंग हैज स्टेप अप। स्टेप अप करना, किसी चीज़ को एक लेवल ऊपर लाना, लेवल अप करना, स्केल अप करना। मसल फ्लेक्सिंग आप देख चुके हैं, शक्ति प्रदर्शन, पावर डिमॉन्स्ट्रेशन। दैट आया एक्सरसाइजेस के लिए, दैट की वर्ब है सराउंडेड। सराउंड का मतलब होता है चारों तरफ से घेरना, बिसीज करना, बिलगर करना, है ना, चारों तरफ से सराउंड करना। कह रहा है इन बेजिंग्स व्यू द रूलिंग डीपीपी इन ताइपेई with the support of Washington bears responsibility for the tensions by pursuing de facto independence। तो ये तो ताइपेई का मानना था ताइवान का, अब बेजिंग का क्या मानना है? कह रहा है अगर चाइना की व्यू देखें, उसका नज़रिया देखें, तो जो रूलिंग पार्टी है डीपीपी, और कहाँ पे? ताइवान में, ताइपेई में। कह रहा है ये पार्टी सपोर्ट में ना, सपोर्ट के साथ वाशिंगटन के यानी अमेरिका के, ये पार्टी जो है ये बेयर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसके कंधे पे पड़ी हुई है सारी जिम्मेदारी। और किसकी? इन पूरे तनावों की, टेंशन्स की। और ये कैसे बेयर करती है? परस्यू करके, डिज़ायर करके ऐसी इंडिपेंडेंस को जो है डी फैक्टो यानी कि रियल या एक्चुअल। तो बीजिंग यही मानता है कि पहले वाली ताइवान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपने आप को आज़ाद नहीं बोलती थी, भले ही आज़ाद हैं, वो काम अपने हिसाब से करती हैं, लेकिन बोलती अपने आप को आज़ाद नहीं थी। और हमें बड़ी खुशी होती थी इस बात से। लेकिन अभी जो पार्टी बैठी है ना, ये अपने आप को आज़ाद बोलती है, डी फैक्टो परस्यू कर रही है इंडिपेंडेंस को, और हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो हमारे हिसाब से इसी पार्टी पे टेंशन्स की जिम्मेदारी हम डालते हैं। डीपीपी की वर्ब है बेयर्स, बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसी चीज़ की जिम्मेदारी रखना। डी फैक्टो मतलब रियल एग्जिस्टिंग, है ना, परस्यू करना किसी चीज़ को, चेज, डिज़ायर या हंट करना, किसी चीज़ का पीछा करना। कह रहा है जी बीजिंग हैड वार्मर रिलेशंस विद द प्रीवियस KMT regime with a landmark meeting between leader Xi Jinping and Ma Ying-jeou in 2015। कह रहा है बीजिंग के बहुत ही वार्मर जो रिलेशन थे, काफ़ी गर्म जोशी वाले रिश्ते थे DDP से पहले वाली पार्टी जो थी यहाँ पे KMT, उसके रिजीम में, उसकी सरकार में, ताइपेई में। और ये सब कैसे हुआ था? एक बहुत ही लैंडमार्क हिस्टोरिक मीटिंग के साथ ही दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में, चाइना के शी जिनपिंग और इसके ताइवान के मा यिंग जियो, है ना, 2015 में मिले भी थे, एक मीटिंग भी इन्होंने की थी। तो तब तक रिश्ते इनके मतलब ठीक से थे। उसके बाद में जब ये वाली पार्टी आई है ताइवान में, बीजिंग का मानना है हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। बीजिंग की वर्ब है हैड। लैंडमार्क आप समझ गए हैं, जो इंपॉर्टेंट हो हिस्टोरिकली, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इज कॉल्ड लैंडमार्क। चलिए और क्या कह रहा है? अब एक दो सेंटेंस रह गए हैं, उसके बाद अपने क्विज पे आएंगे।
कह रहा था शाही गवर्नमेंट या शी गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द यूएस दैट ताइवान रिमेन्स अ रेड लाइन फॉर चाइना। कह रहा है जो शी जिनपिंग की सरकार है इसने वार्न किया है अमेरिका को, इसने चेताया है, चेतावनी दी है यूएस को दैट कि ताइवान जो है बना हुआ है एक रेड लाइन, एक लक्ष्मण रेखा चाइना के लिए। तो चाइना यही बोलता है कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस मत कर लेना, है ना। अमेरिका को हमेशा ऐसा वार्निंग देता है। कह रहा है बट विद वर्सनिंग रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज ताइवान हैज़ येट अगेन इमर्ज्ड एज अ फ्रिक्शन पॉइंट। कह रहे लेकिन खराब होते हुए रिश्तों के साथ ही दोनों कंट्रीज के बीच में, चाइना और यूएस के बीच में, ताइवान फिर एक बार उभर करके आया है एक फ्रिक्शन पॉइंट के तौर पे, एक झगड़े वाले मुद्दे के तौर पे, एज सीन बाय द पेलोसी विजिट लास्ट ईयर। जैसा भी देखा भी गया नैन्सी पेलोसी यूएस हाउस स्पीकर ऑफ दैट टाइम, उसकी विजिट के बाद पिछले साल। तो हमेशा से बीजिंग यही बोल रहा है कि ताइवान के मुद्दे पे आपकी लक्ष्मण रेखा हमने बना रखी है, इस मुद्दे पे किसी को बीच में नहीं आना है। लेकिन जैसे रिश्ते खराब हो रहे हैं इसी मुद्दे पे और ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच। गवर्नमेंट की वो है हैज़ वार्न्ड, ये गवर्नमेंट है शी जिनपिंग की यानी चाइना की गवर्नमेंट। ताइवान की वो है रिमेन्स, रेड लाइन का मतलब होता है अ लाइन इन द सैंड, अ लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा समझते हैं ना। ताइवान की वो है हैज़ इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है उभर करके आना। वर्सनिंग मतलब खराब होता हुआ, डिटीरोरेट होता हुआ। फ्रिक्शन पॉइंट होता है झगड़े का बिंदु, झगड़े का मुद्दा। इसको अंग्रेजी में बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं। जिस मामले पे आपका किसी से हमेशा झगड़ा होता है ना, वो मामला आपका और उसके बीच का एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन है। कह रहा है जी बेजिंग कंटिन्यूज टू रिफ्यूज टू रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स फॉर व्हाट इट कॉल्स रीयूनिफिकेशन। शुड वॉशिंगटन और ताइपेई क्रॉस व्हाट इट सीज एज अ रेड लाइन। कह रहा है बेजिंग अभी भी जारी है रिफ्यूज करना, मना करना, और किसको, रूल आउट करने को, खारिज करने को, इस्तेमाल को फोर्स के, ताकत के, और किसके लिए, फॉरवर्ड एक ऐसी चीज़ के लिए, फॉरवर्ड एक ऐसी चीज़ के लिए जिसको ये रीयूनिफिकेशन बोलता है, ताइवान का चाइना के साथ में एकीकरण बोलता है। तो बीजिंग बोलता है कि हम आज भी नहीं कह रहे कि हम फोर्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं। बीजिंग रिफ्यूजेस टू रूल आउट। आगे बात समझ में, कह रहे हैं कि आज भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब हमारे मन में आएगा उस दिन मिलिट्री चढ़ाई करके ताइवान को रीयूनिफाई कर देंगे, अपने साथ मिला लेंगे। और ये कब करेंगे, ये मना कब करता है बीजिंग, शुड वॉशिंगटन और ताइपेई क्रॉस व्हाट इट सीज एज अ रेड लाइन। अगर वॉशिंगटन और ताइपेई, ताइवान ने क्रॉस कर ली एक ऐसी चीज जिसको ये रेड लाइन के तौर पे देखता है, लक्ष्मण रेखा के तौर पे देखता है। स्ट्रक्चर बनी हुई है शुड वाली, अभी आपको करवा दूंगा, सेंटेंस का मीनिंग निकाल लो, है ना। बीजिंग की वर्ब है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। इट की वर्ब है कॉल्स, इट आया बीजिंग के लिए यानी चाइना के लिए। ताइपेई और वॉशिंगटन दोनों की वर्ब है शुड क्रॉस, इट की वर्ब है सीज, इट आया है अगेन बीजिंग के लिए, रेड लाइन लक्ष्मण रेखा। अब ये स्ट्रक्चर देखो ये क्या है, शुड, बीजिंग, ताइपेई, क्रॉस। देखो ये है फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। फर्स्ट कंडीशनल कैसे लिखा जाता है, द टीम विल रीच द फाइनल्स इफ इट मैनेजेस टू विन दिस मैच। टीम जो है फाइनल पहुंच जाएगी अगर ये मैनेज कर लेती है इस मैच को जीतना। बारिश हो गई तो आज बाहर नहीं जाएंगे, आप आओगे तो आज घूमने चलेंगे। टीम फाइनल पहुंच जाएगी अगर ये मैच जीत जाती है तो, है ना। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशनल इन इंग्लिश, कंडीशनल्स आपको करवाए गए हैं बेसिक्स में। अब ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसमें इफ के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, वर्ब की बेस फॉर्म। इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आप लिखेंगे इफ की जगह पे शुड, ठीक है, और इसके बाद में इट मैनेजेस टू विन दिस मैच, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। लेकिन इसमें गलती हो जाती है सभी लोगों से, जो कि मैंने भी अभी आपके सामने की है। इफ को शुड से चेंज करते हुए ये मत भूल जाना कि अब आपकी हेल्पिंग वर्ब एक मॉडल हो चुकी है, मेन वर्ब को बेस फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का अब कोई चक्कर नहीं है। शुड एक मॉडल वर्ब है ना, वुड, कुड, शुड, इन सब के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो इट को देख करके यहाँ मैनेजेस लगाया था, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया था, यहाँ मत लगाया ना, यहाँ पे मैनेज लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। शुड लगा सकते हैं इफ की जगह, लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। ये होगी ऑल्टरनेटिव फॉर्म फर्स्ट कंडीशनल की। तो यहाँ भी तो वही हुई है, आपने लिखना था यहाँ पे इफ वॉशिंगटन और ताइपेई क्रॉसेस व्हाट इट सीज एज अ रेड लाइन। इसने इफ को निकाल दिया और क्या लिखा, शुड वॉशिंगटन और ताइपेई क्रॉस व्हाट इट सीज एज अ रेड लाइन। वॉशिंगटन ताइपेई के लिए मेन वर्ब क्रॉस लिखी है क्योंकि शुड लगा दिया गया है।
समझ में आ गया? फर्स्ट कंडीशनल ऑल्टरनेटिव फॉर्म आज के क्विज में आपसे पूछी जाएगी। एक सेंटेंस आपको दिखा रहा हूं मैं, सभी लोग कोशिश करें इसको ट्रांसफॉर्म करने की ऑल्टरनेटिव फॉर्म में। यूक्रेन में बी इन ट्रबल, यूक्रेन में बी इन ट्रबल इफ रशिया रिसोर्ट्स टू न्यूक्लियर वॉरफेयर। यूक्रेन मुसीबत में आ सकता है अगर रशिया उतर आए न्यूक्लियर वॉरफेयर पे, न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में विल आना जरूरी नहीं है, आप मे, माइट, वुड कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशनल ही है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म को कमेंट्स में डालो, बनाओगे तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। मुझे तो आती है बनानी, है ना, कोशिश अब आपको करनी है, बनाने की कोशिश करें। सभी कमेंट्स में इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म डालें। चलिए, करें द टसल बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स हैज लेफ्ट 23 मिलियन पीपल ऑफ ए वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस आइलैंड कॉल्ड इन द मिडल। करे जो रस्सा कशी है, जो टसल है दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच पे, इसने छोड़ दिया है 2 करोड़ 30 लाख लोगों को, 23 मिलियन लोगों को एक बहुत ही जान वाली, वाइब्रेंट, एक बहुत ही लाइवली और प्रॉस्पेरस आइलैंड के, प्रॉस्पेरस मतलब फलने फूलने वाले, संपन्न, करे इतने लोगों को इस प्रॉस्पेरस और वाइब्रेंट आइलैंड के छोड़ दिया है पकड़ा हुआ, कॉट यानी कि ट्रैप्ड, बीचों बीच इन द मिडल। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में ताइवान के 2.5 करोड़ लोग जो हैं बीच में फंस गए हैं, जो कि एक ऐसे आइलैंड पे रहते हैं जो अपने आप में बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी से बना है और प्रॉस्परस है, बहुत ही संपन्न आइलैंड है, पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा हाई है। चलिए, टसल की वर्ब है हैज़ लेफ्ट। चलिए यहीं रैपअप करेंगे सेशन को। अच्छा आर्टिकल था आज का, इंटरेस्टिंग भी था। ऐसे आर्टिकल पढ़ करके आपका एक इंटरनेशनल व्यू पॉइंट बनता है ना, क्या चल रहा है दुनिया में, ताइवान क्या है, चाइना क्या है, कहीं आपको लिखना हो, बोलना हो, समझना हो तो चीज़ें आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी से क्लैरिटी से आती हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, इनमें से कौन सी चीज़ एक स्ट्रेंथ नहीं है, एक मजबूती नहीं है ताइवान की, चाइना के सामने जो चाइना अग्रेसिव होके बैठा है, कौन सी चीज़ जो है ताइवान की स्ट्रेंथ नहीं है। अब मैं बोलूंगा ना तो बोलने से ही आप निकाल लोगे, तो आप खुद से पढ़ो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहां से मैच कर लेना, इसी वीडियो के नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में आंसर आपको मिलेगा, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन में पूछा आपसे, किस चीज़ को डिड्यूस कर सकते हैं, किस चीज़ को आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं हॉन्डुरस के स्विच करने के जो है रिकॉग्निशन को, और कहाँ से, एक इंडिपेंडेंट चाइना, ताइवान से चाइना की तरफ। तो हॉन्डुरस ने जो स्विच मारा है, जो दल बदलू वाला काम किया है, उससे किस चीज़ को निष्कर्ष को आप निकाल सकते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई, हॉन्डुरस में पैसे की कमी है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, या ताइवान जो है अपना डिप्लोमेटिक मिशन पे बजट कम कर रहा है, या फिर अमेरिका ने ताइवान को पैसे देने बंद कर दिए हैं ताकि ये आगे डिप्लोमेटिक एक्सपीडिशंस में बांट ना सके, और या फिर चाइना सक्षम हो चुका है डोमिनेट और आइसोलेट करने में ताइवान को अपने पैसे और मिलिट्री की ताकत से। तो चारों में से कौन सी चीज़, कौन से निष्कर्ष को आप शर्तिया निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो ऑप्शन लगे वही आपका आंसर बनेगा। डी, ए, बी, सी, डी जो बनाना चाहो चारों में से, फर्स्ट कमेंट में आंसर डला हुआ है, वहां से मैच करना। पहले अपना दिमाग लगाओ। थर्ड मीडियम पूछी है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अभी अभी करवाई थी आपको, इसका मीनिंग बताना है। चौथे में वन वर्ड पूछा है, एक ऐसी चीज़ जो हिस्टोरिकली यूनिक हो और इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंस में बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। तो वो करवाया था ना आपको मैंने, जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में आपको मिलते हैं मील के पत्थर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, चौथे में बताना। पाँचवें पूछा आपसे, यहाँ पे क्या लगाओगे इस ब्लैंक में, अ मीन लगाओगे, अ मीन्स लगाओगे, एन मीन्स लगाओगे, या खाली मीन्स लगाओगे। तो यहाँ पे पाँचवें में डालना है। छवें में एक एरर मिलेगी आपको, ऑफ कोर्स फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म में जो एरर बन सकती थी वो मैंने बना दी है। कोशिश करो इस एरर को ढूंढने की, कमेंट सेक्शन से आंसर निकाल लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। कोई क्वेरी हो वो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं, और इस आर्टिकल की समरी लिखने की कोशिश करें 3 से 4 सेंटेंसेज में इन इंग्लिश। मैं सभी की समरीज पढ़ता हूँ और हो सकता है उतना आपको फीडबैक भी देता हूँ, कैसा आपका राइटिंग है, कैसा आपका स्टाइल है। चलिए अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सअप पे।